कैसे हैं दोस्तों। तो हम इतिहास की जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसकी आज 7वीं क्लास है और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ाया भी है। इतिहास के 3 विभाजनों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा प्रारूप इसलिए बता देता हूं ताकि जो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है वो आपको रिकैप रहे, याद रहे। बशर्ते मैं आप लोगों से थोड़ा नाराज़ हूँ क्योंकि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी आप वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं और अपना सपोर्ट नहीं देख रहे हैं। तो हालांकि थोड़ा सा मैं नाराज़ ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं पूरे लेखपाल भर्ती परीक्षा और वीडियो भर्ती परीक्षा से पहले आपका पूरा सिलेबस इतिहास, यहाँ तक कि मैं बीच बीच में पॉलिटी भी लेकर आपके सामने आऊँगा। इतिहास, पॉलिटी और साथ ही साथ मैं आपका ग्रामीण विकास का जो सिलेबस है उसको कवर करूँगा। आप सहयोग दें या ना दें, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ और लेता रहूँगा। इतिहास की बात की जाए दोस्तों, तो इतिहास का मैंने आपको कुल 3 विभाजन बताया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, सर एडवर्ड लारतेत के बाद इसको कुल 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 विभाजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इन तीनों विभाजनों में जो विभाजन हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय में जो विभाजन हम पढ़ रहे हैं वह है प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन। और प्राग ऐतिहासिक काल में भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, बहुत बड़ा सेक्शन हमने कवर कर लिया है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल को कुल 3 भागों में बांटा गया है, ये आप सभी जानते हैं। पहला विभाजन कहा जाता है पूरा पाषाण काल, जो कि हमने ख़त्म कर लिया है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया। और बाद जो हम कवर करेंगे वह है नव पाषाण काल, क्योंकि अगर प्राग ऐतिहासिक काल से प्रश्न पूछा जाए तो उसमें नव पाषाण काल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। नव पाषाण काल से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। कारण क्या है? इंसान ने प्रागैतिहासिक काल में 4 पैरों से चलना शुरू किया था। मध्य पाषाण काल में उसने अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बना लिया कि उसने अपने साथ पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। ये अलग बात है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने जो पशुओं को पाला वह अपने भोजन के रूप में पाला, ताकि अगर लंबी दूरी तय करनी हो, मान लीजिए एक लंबी दूरी तय करनी हो, तो लंबी दूरी के दौरान भोजन ना हो तो कम से कम पशु हो जिसका शिकार करके या जिसकी हत्या करके वह उसके मांस को भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। तो मध्य पाषाण काल में कहीं ना कहीं मनुष्य ने भोजन के रूप में ही पशुपालन की शुरुआत की, लेकिन पशुपालन की शुरुआत हमारे मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन जब भोजन के लिए हम जागरूक हो गए कि हमें जीने के लिए भोजन की ज़रूरत है, तो हमने अपने बचाव के लिए भी चीज़ों को और उन्नत किया। और जब हमने नदियों की तलाश कर ली, यानी कि पानी की सुलभता हमारे लिए सर्वोपरि हो गई, क्योंकि खाना खाएंगे तो प्यास लगेगा ही। पानी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, अगर पानी ना मिले तो इंसान तड़प तड़प कर मर जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो नव पाषाण काल का मनुष्य कहीं ना कहीं इस बात से भिज्ञ था कि उसे एक ऐसे स्थान की तलाश करनी है जहां उसे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए नव पाषाण काल में मनुष्यों ने जो घर बनाए, जो आवास का निर्माण किया, वह नदियों के किनारे कहीं ना कहीं निर्माण करना प्रारंभ किया। यानी कि घरों का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया मनुष्य ने, पानी की उपलब्धता को देखते हुए नदियों के किनारे बसना उचित समझा। तो नव पाषाण काल में हमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब इंसान नदियों के किनारे अस्थायी जीवन के रूप में विद्यमान हुआ तो अपने जीवन को चलाने के लिए वह सिर्फ फल फूल और कंदमूल पर आश्रित नहीं रह सकता था, और इसके लिए उसने कृषि का कहीं ना कहीं जन्म किया, या फिर कह सकते हैं कृषि को बढ़ावा दिया या कृषि उत्पादन की नींव डाली। नव पाषाण काल में ही कृषि उत्पादन की नींव पड़ती है, जो वर्तमान समय में आपको व्यवस्थित रूपों में दिखाई देती है। वर्तमान समय में कृषि को और उन्नत दशाओं में ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो तकनीकी सुविधाएं हैं कृषि के लिए वो अभी भी उचित रूप से नहीं मिल पा रही हैं, जिससे किसान अपने भूमि का अधिक से अधिक उत्पादन कृषि के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्तमान समय में भी कृषि को एक बेहतर प्रारूप देना जरूरी है, लेकिन कृषि की जो नींव पड़ी मनुष्यों के द्वारा वह डाली गई नव पाषाण काल में। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, वह नव पाषाण काल ही कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले कृषि कहाँ पर की गई और
भारत में सबसे पहले कृषि कहाँ प्रारंभ की गई? क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न बहुत बनाए जाते हैं और साथ ही साथ नवपाषाण कालीन भारतीय स्थलों से भी एग्जामिनेशंस में प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हम उन सभी नवपाषाणिक स्थलों को देखेंगे जो भारत में विद्यमान है और जिनसे प्रमुख रूप से एग्जामों में प्रश्न देखने के लिए प्राप्त होते हैं। वीडियोज़ बहुत लंबी नहीं हो रही हैं, तो वीडियो अधिक से अधिक देखने की कोशिश करें, पूरी वीडियो देखें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ें। हेडिंग डाल लीजिए नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल का जो समय काल है वह 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। यही समय काल है हमारे नवपाषाण काल का। अगर नवपाषाण काल की बात की जाए तो नवपाषाण काल शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया गया वह सर जॉन लुबाक के द्वारा वर्ष 1860 में किया गया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया सर जॉन लुबाक की पुस्तक है और इसी पुस्तक में उन्होंने प्री हिस्टोरिक इंडिया नहीं बेटा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो पुस्तक है सर जॉन लुबाक की वह है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ही नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया सर जॉन लुबाक के द्वारा। तो इसको लिख सकते हैं नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम प्रयोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया किसके द्वारा? सर जॉन लुबाक के द्वारा। जॉन लुबाक ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में नवपाषाण काल का प्रयोग किया। और आप सभी जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित करने वाले भी कौन हैं? सर जॉन लुबाक हैं। जॉन लुबाक ने ही प्राग ऐतिहासिक काल को वर्ष 1863 में सर्वप्रथम पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया था। लेकिन नवपाषाण काल की जो जानकारी मिली हमें सर जॉन लुबाक के प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक से मिली और यही सबसे पहला और सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है नवपाषाण काल की जानकारी का। इसके बाद नवपाषाण कालिक स्थल भारतीयों के संदर्भ में पूछा जाता है कि भारत में नवपाषाण कालिक स्थलों की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? तो भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, भारत में नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग या प्रथम जानकारी कहाँ से मिली? कि प्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो आपको एक नाम मिलेगा लेमेंसुयर। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले खोजा गया नवपाषाण कालिक स्थल भारत में। और भारत में भी कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया सोहन घाटी क्षेत्र में। और सोहन घाटी की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का क्षेत्र है। कब खोजा गया भारत में नवपाषाण कालिक स्थल? तो वर्ष 1860 ईस्वी में खोजा गया भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालिक स्थल। तो भारत में नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम है लेमेंसुयर, जिन्होंने वर्ष 1860 में सोहन घाटी से नवपाषाण कालिक स्थलों के प्रमाण प्राप्त किए और भारत में नवपाषाण काल की जानकारी हमें प्रदान की। अब इसके बाद एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि भारत में नवपाषाण कालिक प्रमुख स्थल कहाँ से प्राप्त किए गए? नवपाषाण कालिक स्थल देखिए, वैसे दोस्तों अगर बात की जाए नवपाषाण कालिक स्थलों की तो पूरे भारत से नवपाषाण कालिक स्थलों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लेकिन प्रमुख रूप से हम जिन नवपाषाण कालिक स्थलों को जानते हैं जिनका इतिहास में विशेष महत्व है, जिनसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे प्रथम स्थल ही है उत्तर भारत में कश्मीर। और कश्मीर के 3 स्थलों से हमें नवपाषाण कालिक स्थल प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है जिसे आप कहते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर में प्राप्त किया गया नवपाषाण कालिक स्थल है। बुर्ज होम का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले भुर्ज वृक्षों की बाहुलता की वजह से इसका नाम बुर्ज होम पड़ा। बुर्ज होम कश्मीर के बुर्ज होम में भुर्ज वृक्षों की बाहुलता है, जिसकी वजह से हम इसे बुर्ज होम के रूप में जानते हैं। बुर्ज होम से मिला क्या बेटा? 2 चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले तो गर्तावास प्राप्त हुआ है, यानी ज़मीन के नीचे आवास प्राप्त हुआ है।
गर्तावास। और दूसरा प्रमाण, कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण। और यही प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि आखिर कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण किस नौपाषाण कालिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। दिख रहा है आपको? नोट करते चलिए बेटा, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशंस के प्रश्न हैं। तो कश्मीर के बुर्जहोम से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। दूसरा स्थल है गुफ कराल, और गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। कुम्हार आप सभी जानते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। तो गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, यानी कि जहाँ पर मिट्टियों के बर्तन बनाए जाते थे, जिन गुफाओं में, उसी का नाम रख दिया गया है गुफ कराल। गुफ कराल से भी हमें प्राप्त होता है गर्तावास के साक्ष्य, यानी कि ज़मीन के अंदर आवास के प्रमाण जो हमें मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? गुफ कराल से मिले हैं, जो कहाँ स्थित है? कश्मीर में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। अगला स्थल है इसी कश्मीर का मार्तंड, और मार्तंड में ही पूजा पाठ के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर गुफाओं में मंदिर के निर्माण की बात देखने के लिए नौपाषाण कालिक स्थलों में प्रमाण के रूप में प्राप्त हुई है। तो ये तीनों स्थल कश्मीर के हैं, जो कि उत्तर भारत में स्थित हैं। तो उत्तर भारत में कश्मीर में 3 स्थल हैं जो नौपाषाण कालिक स्थलों के रूप में सबसे प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। बुर्जहोम, जिसको भुर्ज वृक्षों के नाम पर इसका नामकरण किया गया। भुर्ज नाम के वृक्ष सबसे अधिक बाहुलता में बुर्जहोम में पाए जाते हैं, और बुर्जहोम से 2 प्रमाण प्राप्त हुए नौपाषाण कालिक। एक तो गर्तावास मिला है, ज़मीन के नीचे आवास, और दूसरा कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। गुफ कराल, कुम्हार की गुफा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, और जहाँ से गर्तावास प्राप्त हुआ है कश्मीर में। मार्तंड, मार्तंड में हमें गुफा मंदिरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं नौपाषाण कालिक स्थलों के। उसके बाद दूसरा स्थल हम देखते हैं दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में नौपाषाण कालिक के सबसे प्रमुख स्रोत 2 ही स्थल हैं। एक तो है आपका कर्नाटक, और दूसरा है आंध्र प्रदेश। 2 प्रमुख स्थल हैं दोस्तों, एक है कर्नाटक और एक है आंध्र प्रदेश। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में जो प्रमुख स्थल हैं उसमें पहला नाम मिलता है आपको ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, उसके बाद संगनकल्लू, संगनकल्लू, उसके बाद मिलता है पिकलीहल, और उसके बाद मिलता है मास्की। 4 स्थल हैं हमारे कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, पिकलीहल और मास्की, जहाँ से हमें नौपाषाण कालिक स्थल दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 2 स्थल हैं। एक का नाम है नागार्जुनी कोंडा, यहाँ से हमें नौपाषाण कालिक स्थल मिले हैं भारत में। नागार्जुनी कोंडा की बात की जाए और सिंगनहल्ली की बात की जाए, ये 2 स्थल हैं। सिंगनहल्ली, तो आंध्र प्रदेश में आपने 2 स्थल देखा, नागार्जुनी कोंडा और सिंगनहल्ली, जहाँ से नौपाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं। बाकी संगनकल्लू और पिकलीहल, ये जो 2 स्थल का नाम आप देख रहे हैं कर्नाटक में, यहाँ से सबसे बड़ा प्रमाण मिला है राख के टीले का। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि किस स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है। जैसे ही आप घटना चक्र प्रैक्टिस सेट उठाते हैं, आपको पहला ही प्रश्न देखने के लिए इतिहास में मिल जाता है कि राख का टीला किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो आपका उत्तर होगा संगनकल्लू। अगर ऑप्शन में पिकलीहल है तो संगनकल्लू और पिकलीहल दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। अगर संगनकल्लू नहीं है ऑप्शन में तो सिर्फ पिकलीहल आंसर माना जाएगा, लेकिन दोनों होंगे तो दोनों माने जाएंगे, क्योंकि दोनों स्थलों से हमें राख का टीला प्राप्त होता है। तो ये हो गया बेटा नौपाषाण काल के प्रमुख स्थल जिनको भारत में
स्थान दिया गया है और जिनसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और किस स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है, यह भी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ मैं। अब इसके बाद हम नवपाषाण कालिक उन स्थलों को देखेंगे जहाँ से हमें कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं देखने के लिए। क्योंकि हम नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं तो हम इसकी विशेषता पर भी एक नज़र डालेंगे कि आखिर इसकी सामाजिक विशेषता क्या थी। जैसे हमने पुरापाषाण काल में देखा, उस समय का जो जीवन था शिकार के ऊपर आश्रित था। मध्यपाषाण काल में शिकार के साथ साथ पशुपालन की अवस्था देखी हमने। और हम नवपाषाण काल में एक नई चीज़ सीख रहे हैं जिसको कहते हैं कृषि। तो सबसे पहले हम नवपाषाण काल की विशेषता ही देख लेते हैं बेटा कि नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या हैं। तो नवपाषाण काल की विशेषता में सबसे पहली बात, इंसानों ने आग का उचित प्रयोग करना सीख लिया। ऐसा नहीं है कि इंसानों को आग के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन उसका उचित प्रयोग कैसे करना है ये इंसान को पता नहीं था। तो इसीलिए नवपाषाण काल को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इस काल में इंसान ने आग का उचित प्रयोग करना सीख लिया, जो कि एक विशेषता है, आग का उचित प्रयोग। दूसरी बात की जाए तो इंसानों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि कृषि का प्रारंभ हो चुका था नवपाषाण काल में। इंसानों ने खेती करना शुरू कर दिया। तीसरी बात की जाए तो दूरी को कम करने के उद्देश्य से लंबी दूरी तय करने में ज़्यादा समय लग जाता था पैदल, तो इंसानों के दिमाग में पहिए के आविष्कार की बात आई और नवपाषाण काल की अगली विशेषता हो जाती है पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आपका उत्तर होगा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आग का उचित प्रयोग इंसान सीख चुका है, कृषि का प्रारंभ हो चुका है, पहिए का आविष्कार हो चुका है, तो पशुपालन की उचित व्यवस्था भी हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, नवपाषाण काल में। पशुपालन की उचित व्यवस्था। अब पशुपालन किस उद्देश्य से मनुष्य करेगा, तो आप सभी जानते हैं अगर दूध देने वाला पशु है तो इस काल में मनुष्यों ने दूध की प्राप्ति के लिए पशुओं को पाला, घी की प्राप्ति के लिए पशुओं को पाला, साथ ही साथ चमड़े की प्राप्ति कपड़े के लिए, चमड़े के लिए पशुओं को पाला। और उसके बाद जब पशु मर जाए तो उसकी हड्डियों का प्रयोग करके उपकरणों को बनाने के लिए इंसानों ने पशुओं को पाला। तो पशुपालन किस उद्देश्य से हुआ दोस्तों, दूध, घी, चमड़े और हड्डियों की प्राप्ति के लिए हुआ, ताकि ये सभी चीज़ें इंसानों को नवपाषाण काल में प्राप्त हो सकें। तो आप देख रहे हैं कि नवपाषाण काल की विशेषता कितनी प्रमुख है कि इंसानों ने आग का उचित प्रयोग सीख लिया, कृषि का प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार कर दिया, पशुपालन की उचित बेहतर व्यवस्था का प्रयोग कर दिया। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इंसान क्या कर सकता है, तो उसके बाद इंसान कपड़ों का प्रयोग करेगा, यानी कि छालों को पहनते पहनते वह थक चुका है तो कपड़ों का आविष्कार करेगा और कपड़े बनाएगा। और कपड़े बनाने के बाद फिर अगला काम करेगा, रखने के लिए मिट्टी के बर्तन, मृद भांड और बर्तन बनाएगा। यानी कि मिट्टियों के ही बर्तन सही, इंसान अपने खाने को सुरक्षित रखने के लिए बर्तनों का भी निर्माण कार्य किसमें सीख लेता है, नवपाषाण काल में। तो अगर आपको नवपाषाण काल की विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाए तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, इनसे ऊपर कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नवपाषाण काल की विशेषताओं से नहीं पूछा जाएगा। और मैंने आपसे दावा किया है कि जितना मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, अगर आप इतना ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न इतिहास की श्रृंखला से बाहर नहीं जाएगा। आपको भले लग रहा हो कि सर छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन बेटा सिलेबस में जो है वो आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, और जितना मैं बता दे रहा हूँ वो हर हाल में आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ईमानदारी से जिस तरह मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से नोट्सों को बनाते चलिए। अब हम देखेंगे कि विश्व में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम इन बातों पर भी विशेष ध्यान देंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक छूटे ना। क्योंकि इंसानों ने नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ कर दिया तो विश्व में
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो विश्व में अगर बात की जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की कि किस स्थल से विश्व में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो वह स्थल है मिस्र। मिस्र का एक शहर है वाडी कुब्बानिया। वाडी कुब्बानिया से ही 9000 ईसा पूर्व कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपने देखा विश्व में सबसे पहले मनुष्यों ने कृषि कहाँ प्रारंभ की? मिस्र में। मिस्र का एक स्थल है वाडी कुब्बानिया जो कि नील नदी वेदिका के किनारे स्थित है। यानी कि नील नदी का आपने सुना है नाम। नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है। तो नील नदी वेदिका के पास ही यह स्थल है वाडी कुब्बानिया, जहाँ से विश्व में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भारत की बात की जाए तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 2 स्थल हैं जिनकी प्राचीनता एक ही समान मानी जा रही है, 8000 ईसा पूर्व, और वो 2 स्थल हैं उत्तर प्रदेश के ही दोनों स्थल हैं। तो इस तरह से आप इनको दर्शा सकते हैं साक्ष्यों के रूप में। दोनों स्थल उत्तर प्रदेश के हैं। भारत में कृषि का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला वह उत्तर प्रदेश से मिला। और आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि आखिर भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, भारत में और विश्व में भी। तो भारत में राज्य है उत्तर प्रदेश, और 2 अलग अलग जिलों से जिनकी प्राचीनता लगभग समान है, वो दोनों स्थल लिख लीजिए। एक स्थल है लहुरा देव, लहुरा देव जो कि स्थित है संत कबीर नगर जिले में, और दूसरा स्थल है झूसी। और झूसी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो झूसी स्थित है प्रयागराज में। प्रयागराज का पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद था और उससे भी प्राचीन नाम प्रयाग था। तो लहुरा देव और झूसी से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिले हैं, और दोनों ही स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और इन दोनों की प्राचीनता लगभग 8000 ईसा पूर्व मानी जा रही है। तो आपने देख लिया विश्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिस्र में नील नदी वेदिका के वाडी कुब्बानिया से प्राप्त हुआ। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव और झूसी से प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर चावल उत्पादन की बात की जाए, चावल उत्पादन में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं पूरे विश्व में? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, अगर आप पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में चावल उत्पादन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह भी उत्तर प्रदेश का ही स्थल है जिसको आप जानते हैं लहुरा देव के नाम से। अभी तक लहुरा देव में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किया गया है चावल उत्पादन का, या चावल उत्पादन के सबसे प्राचीनतम प्रमाणों की बात की जाए तो संत कबीर नगर का लहुरा देव, यहीं से प्राप्त किया गया है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्ज़ामों में आ चुका है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसे मिस मत करिए, इसे ज़रूर नोट करिए। विश्व में व्यवस्थित कृषि की बात की जाए, सबसे पहले विश्व में व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? व्यवस्थित कृषि का मतलब जो फसल चक्र होता है, पहले गेहूँ का उत्पादन, उसके बाद चावल का उत्पादन, फिर दलहन तिलहन का उत्पादन, जो फसल चक्र का व्यवस्थित कृषि का प्रमाण है, व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण, वो कहाँ से मिला है? तो भारत के बगल में एक पड़ोसी राज्य है जिसको आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है मेहरगढ़। तो विश्व में व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त किए गए मेहरगढ़ से। और इतना ही नहीं, आपको मैं जब मध्य पाषाण काल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था भैंस पालन का सर्वप्रथम और प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। और इतना ही नहीं, गेहूं उत्पादन का या गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं विश्व में? तो वह भी प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ आपका 3 संदर्भों में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पहला, भैंस पालन का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। विश्व में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से।
गेहूं उत्पादन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से, और इसकी प्राचीनता लगभग मानी जा रही है 7000 ईसा पूर्व। तो इतनी चीज़ें हो गई दोस्तों हमारी कृषि से संबंधित, जिससे आपके एग्जामिनेशंस में प्रश्न देखने के लिए प्राप्त होंगे। देखिए वीडियोस बहुत लंबी नहीं हो रही हैं, छोटी छोटी हो रही हैं, तो वीडियोस को पूरा देखें। और अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।